हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 10 टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे PY क्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इस पूरे सेक्शन में कवर हो जाएगा। बेसिकली हम पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में जो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसका सेम जनरल फार्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इन विच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2, और जिसमें जो अगला मेंबर होता है और पिछला मेंबर होता है उसका डिफरेंस कितना होता है? केवल CH2 का डिफरेंस होता है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं होमोलोगस सीरीज़ की वो क्या है वो देख लेते हैं। ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज डिफर फ्रॉम प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाय अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। यानी इस सीरीज़ का जो हर एक मेंबर होता है वो अपने पिछले और अगले मेंबर से कितना डिफ़र करता है? केवल CH2 जितना ही डिफ़र करता है। अगर हम इसे मॉलिक्यूलर मास में काउंट करें तो ये कितना हो जाएगा? 14 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, क्योंकि CH2 का जो हम मास कैलकुलेट करेंगे वो भी 14 ही आएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज के उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगला पॉइंट है ऑल मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फार्मूला। हर मेंबर का एक होमोलोगस सीरीज में एक सिमिलर जनरल फार्मूला होता है। जैसे एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो इनका जो जनरल फार्मूला हुआ वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप n की जगह 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, इससे आपको जो मेंबर है उसका फार्मूला मिल जाएगा। अगला पॉइंट है द मेंबर्स इन ईच होमोलोगस सीरीज शो अ रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यानी जो भी आपका होमोलोगस सीरीज में मेंबर है उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो एक रेगुलर ग्रेडेशन में ही इंक्रीज करेंगी। उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एक रेगुलर ग्रेडेशन में ही इंक्रीज करेगा, जो कि हमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा है कि CH2 जितना ही इंक्रीज करेगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की वो सिमिलर होंगी। ऑल मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जनरल मेथड। जितने भी मेंबर्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में वो प्रिपेयर करे जा सकते हैं एक सेम जनरल मेथड से। तो ये इम्पॉर्टेंट है पूरा। अगर आपका 2 मार्क्स में आएगा तो आप केवल इतना लिखेंगे, पहला पैराग्राफ होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। अगर आपका 3 मार्क्स में आएगा तो आप पहला पैराग्राफ और 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर आपका 5 मार्क्स में आता है तो आपको 6 पॉइंट्स और होमोलोगस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। अगला हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बन इज़ नॉट एबल टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। यानी ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप में आता है, यानी 2 तरीक़ों से पूछा जाता है कि जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, या फिर जो कार्बन है वो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता, या आयोनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बना पाता है। तो उसका आंसर है, चलिए देखते हैं। जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है और नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की आवश्यकता होती है। या तो गेन करे या वो लूज़ करे। तो पहले केस में देखते हैं, अगर वो गेन करता है तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी। डिफ़िकल्टी क्या होगी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा वो होल्ड नहीं कर पाएगा 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। जो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन कर लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो न्यूक्लियर इतना पावरफुल नहीं होगा, यानी उसके पास इतनी एनर्जी या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा कि वो होल्ड कर पाए इतने सारे एलिमेंट्स को, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन्स को। अगर अब बात करें हम लूज़ करने की, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और फिर जो आपका न्यूक्लियस होगा वो क्या होल्ड करेगा? 6 प्रोटॉन और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड करेगा। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए जो कार्बन होता है वो
आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों केसेस में, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछे। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमें रीजंस बताने कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पहला बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं और दूसरा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आता ही आता है, आप इसे तो ज़रूर ही करके जाए। तो पहला पॉइंट है कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र में। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, इसलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगला पॉइंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं और जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसीलिए कम एनर्जी और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में और इसे मेल्ट कराने में या बॉयल कराने में। तो ये इसका आंसर है, आप ध्यान से पढ़ लें। अगला हम देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग इन H2 एंड O2। जो आपका H2 है यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हर हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंट सेल में, इसीलिए इसको रिक्वायरमेंट होती है एक और इलेक्ट्रॉन की ताकि ये नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर कर ले। इसीलिए क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन्स होते हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और क्या एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन में ये चीज़ कैसे होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, सिंगल नहीं बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंट शेल में, जैसा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे सकते हैं कि 2 और 6 है, तो वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसे रिक्वायरमेंट होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्वायर करने के लिए नोबल गैस कन्फिगरेशन को। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है आप जब भी ये क्वेश्चन करें या आप ये फिगर ज़रूर बना के आएँ दोनों केसेस में, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। अगला हम देख लेते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। मैंने इस पूरे वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं इस चैप्टर के, तो आप ये वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे करके जाएं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉपी। यानी किसी भी एक एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट करना, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। सम एग्जाम्पल लाइक सम एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा एग्जिबिट दिस फिनोमेना। यानी कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस हैं वो इस फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड, अब यहाँ पे एलोट्रोप्स भी 2 टाइप के होते हैं कार्बन के। पहले क्या होते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरे होते हैं अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, जो कि आपका कोर्स में है। और अमॉर्फस के एग्जाम्पल क्या है, कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, केवल डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस के बारे में ही पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले डायमंड को देखते हैं। डायमंड हैज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जो डायमंड होता है उसकी एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये किस वजह से, दिस इज बिकॉज ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स वाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसका हर एक कार्बन एक अपने नेबरिंग कार्बन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, रिजल्टिंग इन अ सिंगल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। और क्या बनाता है, एक क्रिस्टल का सिंगल यूनिट बनाता है। दीज क्रिस्टल यूनिट्स लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। ये जो क्रिस्टल यूनिट्स होते हैं ये हर प्लेन्स में लाई करते हैं, XYZ, एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं।
जिसका रिजल्ट ये क्या बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न बनाते हैं डायमंड की। ठीक है, तो ये तो आपका डायमंड का एक्सप्लेनेशन था। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। जो डायमंड की डेंसिटी होती है वो 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है जो कि 2.5 है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। अब आपको ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवेलेंटली टू 3 अदर कार्बन एटम्स। इसमें जो हर एक कार्बन एटम होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है 3 अलग कार्बन एटम से, और एक जो वैलेंसी होती है वो फ्री होती है। तो इसमें चारों बॉन्ड नहीं होते हैं, चारों बॉन्ड नहीं बने होते हैं, 3 होते हैं और एक फ्री वैलेंसी होती है। ये जो अरेंजमेंट होता है ये हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होता है, सिंगल प्लेन में होता है। आपका डायमंड में तो सारे प्लेन में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल सिंगल प्लेन में है। एंड ईच रिंग्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर थ्रू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। और जो ये जो रिंग्स होती हैं हेक्सागोनल रिंग्स, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं और किसके द्वारा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। तो ये था कुछ ग्रेफाइट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि जो ग्रेफाइट की डेंसिटी होती है वो 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, C60 हम किसे बोलते हैं, इसे हम बकमिंस्टर फलरेंस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में फलरेंस भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ द नोन फलरेंसेस। यानी ये जितने भी फलरेंसेस हैं उनका सबसे स्टेबल और पॉपुलर फॉर्म होता है। यानी केवल C60 ही नहीं होता है, और भी होते हैं, आपके कोर्स में केवल C60 ही है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग फलरेंस। ये सबसे कॉमन नेचुरली अकरिंग फलरेंस में से एक है। एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन शूट। और ये स्मॉल क्वांटिटी शूट में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। ये 60 कार्बन एटम से मिलके बना होता है, जो कि 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन में की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। और क्या बनाते हैं, एक सॉकर बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉकर बॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप पेंटागन और हेक्सागन देखते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर C60 का भी होता है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कार्बन एंड इट कंपाउंड चैप्टर से। और ये आपको वीडियो पूरी अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।